वेलकम टू द माई क्लास। आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा लॉजिक एकेडमिक क्लासेस और आपको आज का जो चैप्टर पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में है कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा, चूँकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा जानना आवश्यक है। और इंटीग्रेशन तो मान लीजिए है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग डिफरेंशिएशन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब तक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चंस लगाना वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इसमें जब तक आप उसके बेसिक फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे आगे का इंटीग्रेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हल्का सा बेसिक डेफिनेशन स्टडी करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको यहाँ पे कॉलम बना दे रहा हूँ दो, मैं दोनों चीज़ें अलग अलग यहाँ पे लिखूंगा। एक आपका जो है वो है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आपका रहेगा इंटीग्रेशन। अभी पहले मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा, उसके बाद आपको जो है दोनों से रिलेट करके बताऊंगा। जैसे देखिए, दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो कहा गया है कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं उसको यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ आपको कि क्या है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ये कैसे रिवर्स प्रोसेस है इसको भी हम देखेंगे। इसमें यही चीज़ हम लोग निकालेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है या क्यों इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में। तो पहले आइए हम डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमको उसको कैसे करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन के लिए, पहले डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो डिफरेंशिएशन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि जैसे जहाँ पे भी हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं वह हम उस जगह अप्लाई करते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स का मतलब ये कि जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास ये x है और ये y है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ जो x है वो भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है। y जो है वो क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x है। जैसे मान लीजिए हम ये ऐसे कुछ लिख लेते हैं, चाहे एक हमारे पास मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आ गया। इस स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि जो जो हम x की वैल्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो जो x की वैल्यूज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बदलती जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये हो गई। इस पॉइंट पे अगर हम देखें, x के इस पॉइंट पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ पे y की वैल्यू। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू ये है। यानी कि जब हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो जा रही है। तो उस केस में हमको इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाना जो है वो कठिन हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक डिफरेंशिएशन, एक प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेट कहते हैं, RATE, रेट ऑफ अ फंक्शन कह सकते हैं, रेट ऑफ अ फंक्शन। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू fx लिखा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग dy/dx लिख देते हैं। तो एक्चुअली जो dy/dx यहाँ पे लिखा जाता है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब देखिए कैसे इसको हम रेट ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। तो यहीं से हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। अब इसमें जैसे क्या है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक जो फंक्शन आया हुआ है, उस फंक्शन को जो है हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम कई पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअसली जो है वो प्रोसीड कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब जैसा मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसे एक लाइन दिया रहता या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया रहता
तो ये चीज़, इस लाइन की वैल्यू हमको फाइंड करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ये है जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड हो रहा है, तो इसकी वैल्यूज़ को जो है निकालना, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को निकालना जो है वो मुश्किल है। यानी कि जब भी हम उसको निकालेंगे तो उसमें हमारा एरर आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आपको रेट निकालना है, ठीक है, रेट भी होता है और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं कि एक स्लोप है। ये दरअसल एग्जैक्टली क्या है, स्लोप है। तो स्लोप को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, तो हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे क्या कर लिए, इन दोनों पॉइंट में हम क्या कर लिए, एक ऐसे ट्रायंगल बना लिए। जब हम एक तरीके से इसमें ट्रायंगल बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल का स्लोप क्या है, ये वाला आपको मिलेगा। इस ट्रायंगल का स्लोप क्या है, ये मिलेगा। जबकि अगर हम इन दोनों पॉइंट को देख रहे हैं तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप आना चाहिए वो हमको ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे जो स्लोप है वो हमको ऐसे आना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्स जो पार्ट लिया है, इसकी जो लेंथ ली है, इस लेंथ को हम और छोटा करते हैं। और जब हम और छोटा करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको जो x है, इस x को हम क्या करेंगे, टेंड कराएंगे 0 की तरफ। जब हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये जो चीज़ है वो, यानी कि जैसे हम यहाँ पे एक और चित्र बना लेते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बता रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ और यहाँ पॉइंट चूज किया तो इसके लिए देखें तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल मिलेगी कुछ इस तरह से। अगर हम क्या करते हैं, यही पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को शिफ्ट कराते जाएं ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट को भी शिफ्ट कराते जाएं, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए कि हम इसके इधर और इधर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट मान लीजिए हम चूज कर लिए। अगर हम ये पॉइंट चूज करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो जो इसका स्लोप आएगा वो डायरेक्टली इसी कर्व पे आ जाएगा। उस केस में हमको क्या मिलता है, उस केस में हमको इसकी एग्जैक्ट स्लोप मिल जाती है, ठीक है। क्या मिल जाता है हमको, एग्जैक्ट स्लोप। तो अगर हम इसको देखें, इसको निकालना चाहें तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप अगर यहाँ से देखें तो एक जो आपको ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है और एकदम नज़दीक इस पॉइंट पे हमको क्या है, स्लोप निकालना है। ये हम इसको एकदम नज़दीक कर दिए। अब इसमें हम क्या कर दिए, ये आपका बना दिए, यहाँ से एक लाइन खींच के एक ट्रायंगुलर टाइप का हमको मिल रहा है, जिसका स्लोप लगभग इसी पे आपको मिलेगा। अगर इसकी वैल्यूज़ हम क्या कर लें, जैसे मान लीजिए सपोज ये x1 है और ये x2 है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू y1 मान लें और इसकी y2 मान लें, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हम देखते हैं। तो इसमें अगर हमको ये वाली लेंथ निकालनी हो, स्लोप निकालना है, तो स्लोप में आपका क्या निकलता है, स्लोप में आप जानते ही हैं tan निकालते हैं। अगर यहाँ पर हम थीटा सपोज कर लें तो tan थीटा से क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। तो ये हम देखें तो हमको मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि y2 माइनस y1 तो मिला है, और यहाँ पे y2 माइनस y1 यहाँ मिला है, और यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 मिला हुआ है। अगर हम इसी x2 माइनस x1 को 0 की तरफ टेंड करा दें, यानी 0 का मतलब कि बहुत ही कम कर दें, तो इसका जो स्लोप है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा x, इसको एक चीज़ और भी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस दोनों के लिए गए हैं। तो डेल्टा x टेंड टू 0 हम कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये जो चीज़ आती है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y या डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमको यहाँ पे एक स्लोप निकालना था, तो स्लोप को हमने क्या किया कि जो x है उस x को हम 0 की तरफ अगर टेंड करा देते हैं तो जो हमको मिलता है वह हमको क्या मिलता है, डेरिवेटिव्स मिलता है। तो अगर हम इसमें ध्यान दें, इस वाले में, तो इसमें हम ध्यान देते हैं तो आपको क्या मिलता है, डेल्टा y और डेल्टा x अपॉन डेल्टा x मिलता है। यह दोनों क्या है, यह दोनों डिफरेंस हैं। क्या है, डिफरेंस। तो हम ये अगर देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हैं, डिफरेंस है।
ठीक है, ये दोनों हमारे डिफरेंस हैं। ये दोनों हमारे डिफरेंस हो गए। विवेक चला गया। अब देखिए ये हमारे हो गए डिफरेंस। अब उसके बाद से जो है यहाँ पे क्या है, ये आपका है डिवीज़न। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस डिवीज़न। ये दोनों जो मिल के बना हुआ है वो किससे मिल के बना हुआ है, ये डिफरेंस प्लस डिवीज़न, डिफरेंस प्लस डिवीज़न से मिल के आपका बना हुआ है। डिफरेंस और प्लस डिवीज़न के नाम से आपका डिफरेंस प्लस डिवीज़न से ये मिल के बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें इंटीग्रेशन के लिए, तो हम ये देखते हैं जैसे यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, डिफरेंस प्लस डिवीज़न। डिफरेंस कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन डिवीज़न है x2 माइनस x1, यानी कि डिफरेंस का डिवीज़न है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसलिए इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब बात आती है इंटीग्रेशन के लिए, जो हमारा बेसिक पार्ट है जिसको हमको पढ़ना है उसके लिए। तो देखिए हम करते क्या हैं, उसके लिए आपको जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कट करने का, पॉज कर दीजिए, पॉज का ऑप्शन कहाँ है, वही। अब देखिए, अब देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों को क्या मिला हुआ है, सॉरी इंटीग्रेशन में हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन की एग्जैक्टली हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें भी सेम चीज़ वही है कि अगर कोई हमारा फंक्शन f(x) है, y इज इक्वल टू f(x) है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, तो अगर ये कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये x के रिस्पेक्ट में y की जो वैल्यू है वो आपको क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसमें भी हम इसकी वैल्यूज़ अगर हम निकालना चाहें, या हम ये कहें कि अगर इसको हमको एरिया फाइंड करना हो, सपोज दैट अगर इसका हमको एरिया फाइंड करना है, तो हम इसका एरिया जो है वो बहुत इजी मेथड से नहीं फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी फंक्शंस आए उन सब का एरिया फाइंड करने के लिए ही बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज किया गया है। अब उसको देखिए कैसे यहाँ पे यूज किया गया है, कि क्यों हम इंटीग्रेशन को ही अप्लाई करते हैं। कारण ये है कि जैसे देखिए सेम वही जो डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया, अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको हम मीट कर लेते हैं तो हमको क्या है कि अगर हम पूरे फंक्शन की बात करते हैं, पूरे फंक्शन की बात करें तो हम इसमें ये देखें, अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हम पूरा ये वाला ब्लॉक हम पहले चूज करेंगे ऐसे, उसके बाद से फिर यहाँ और फिर उसके बाद से ये, तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे तो हमको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। कैसे, L/B से। लेकिन अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो अगर हम केवल इतना ही निकालते हैं तो हमारा ये जो कर्व है वो छूट जाएगा, यानी कर्व से बाउंडेड एरिया जो है वो छूट जाएगा, जिससे हमें परफेक्टली एरिया नहीं मिल पाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सोचते हैं कि इसको जो है किसी अलग तरीके से किया जाए। तो उसको अलग तरीके से करने के लिए ही इंटीग्रेशन आया। अब उसको देखिए हम कैसे करते हैं। जैसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। अगर ये फंक्शन है, इसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में हम इसको आप कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए ऐसे 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि वो पूरा एक जो है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड किए, तो उसमें जो है हमारा बहुत सारा एरिया छूट जा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इसको हम कई और पार्ट में कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा एरिया कौन सा मिल रहा है। तो उसके लिए आप देखें तो आप क्या करेंगे, फिर से वही आपको जो है रेक्टेंगुलर मेथड जो आपको लगाना है, फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद से फिर से हम एक ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे और यहाँ आने के बाद से फिर से एक ट्रायंगल हम यहाँ बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से देखें तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल यहाँ पे मिल जाएगा और एक रेक्टेंगल यहाँ पे। इसका हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट ये वाला पार्ट फिर जो है वो छूट जाएगा। पहले के रिस्पेक्ट में इस समय थोड़ा सा कम छूटा,
अब हम क्या करते हैं कि फिर से हम क्या करते हैं, इसको और ट्राई करते हैं और फिर से हम इसको और हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम और छोटे पार्ट में इसको हम कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे कर लिया और छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लिए, ऐसे 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 ये। और छोटे छोटे पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ये, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे। और जब ऊपर ये ट्रायंगल आपका यहाँ से बन जाएगा तो ये हमें जो नीचे वाला शेप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। अब इसका हम बहुत आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अब इस रिस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया आपको छूट रहा है वो जो दूसरा था उसके रिस्पेक्ट में और कम छूट रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बार बार इस तरह से छोटा करने के बजाय जो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सोचा कि चलो यार हम यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना रहे हैं, जो हम यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ और ब्रेथ जो आपकी ली जा रही है, इसको हम इतना मिनिमाइज कर दें कि जो हम यहाँ पे जो हम एरिया चूज करें उस एरिया में एक भी ट्रायंगुलर शेप ना बचे, जिसके वजह से हमें क्या होगा कि जिसके वजह से हमें ईजिली आपको यहाँ पे आपको उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। और जब एरिया आपका फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको सम कर देते हैं, तो हमें इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया कि इसको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में, एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले गए ऐसे। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ऐसे, एकदम छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए ऐसे। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल यहाँ दिया हुआ है, इस सर्कल का अगर हम बहुत छोटा से छोटा पार्ट लें तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक वही जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि ये एक कर्व है तो इस कर्व में जब सबसे छोटी लेंथ हम लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। और यहाँ से एक हमें बहुत ही पतले एरिया का, बहुत ही कम एरिया का हमको क्या मिल जाएगा, एक आपका रेक्टेंगल मिल जाएगा और जिसका हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। हाँ ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके अमाउंट को हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो सबसे छोटा पार्ट है, इसमें एकदम सबसे छोटा पार्ट ये वाला, इस वाले छोटे पार्ट को चूंकि ये एक्स पे है, इस वजह से इस वाले छोटे पार्ट को हम बहुत ही स्मॉल अगर दिखाएं, तो जैसे अगर मान लीजिए इसको हम x1 सपोज करते हैं और इस वाले को x2 सपोज करते हैं, तो हमारा ये होगा x2 माइनस x1। इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा x। लेकिन ये क्या होता है, ये जो चेंज होता है वो जो थोड़ा बड़े में चेंज होता है उससे हम दिखाते हैं। इसमें ये बहुत ही छोटा चेंज आपको दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या है dx के तौर पे लिख लेते हैं। तो ये जो हमें मिल गया वो आपका dx हो गया। अब ये जो हमारी लेंथ है इस वाली लेंथ को हम y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा एरिया जो है वो क्या मिलता है। तो जो एरिया मिलेगा वो हमारा क्या होता है, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका। अब इसमें जो एरिया मिलेगा, चूंकि ये बहुत ही छोटा है x की वैल्यू और y की वैल्यू बड़ी है, तो जो एरिया आएगा वो भी काफ़ी छोटी वैल्यूज आएगी, इस वजह से इसको हम dA लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप यहाँ पे जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये आपको मिला हुआ है तो हम छोटे से छोटा जो पार्ट है उस पार्ट को हम अगर देखें तो हमारा क्या है ये y, तो y आप ले लीजिए, या इस y की जगह हम यहाँ पे y1 लिख लेते हैं। और चूंकि उसके बाद से आपका ये है तो इसको हम x लेते हैं ऐसे, ठीक है। सॉरी y और dx कर लेते हैं अभी, y1 y2 तो हम बाद में लेंगे। फिर इसी तरह से अगर हम मान लीजिए दूसरा लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बहुत सारे हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये n तक अगर है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप इसको 1 दे दीजिए और यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, आप 2 दे दीजिए, ये आपको y2 dx मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो a3 कर लीजिए तो आपका y3 dx हो जाएगा। ऐसे आप अगर जाएंगे तो ये n तक आपको मिल जाएगा और ये आप लिख सकते हैं dan = yn dx, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है हमारे छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया है, तो इस एरिया को हमको
क्योंकि हमने छोटा छोटा निकाला है, तो इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, सब हमें जब कंप्लीट एरिया निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। तो उसमें आप देखते हैं क्या होता है, DA इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम सबका सम ले लेते हैं। सबका सम लेने का मतलब DA1 DA2 और ऐसे आपका DA3 अब तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, DAN कर लेते हैं, ठीक है, प्लस छूट। अब देखिए, अब उसके बाद इसमें क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 वगैरह ये सब आया है, सबका समेशन किया गया है। तो चूंकि हम अलजेब्रा में पढ़े हैं कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो उसमें हम पहले समेशन का साइन लगाते हैं। अब समेशन जो है वो साइन तो लगा है, लेकिन कहाँ तक वेरिएबल है, तो n तक वेरिएबल है, n का वेरिएशन कहाँ से है, 1 है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें बहुत छोटे अगर जो हम यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंसेस अगर यहाँ पे लेके dx की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो ये इतने पार्ट में हो जाएगा कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो डिवीज़न इसका हुआ है वो क्या है, इनफाइनाइट तरीके से हुआ, यानी इनफाइनाइट टर्म में डिवीज़न हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट बार में बांट दिया गया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब यही जो समेशन आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, इसको और ये पूरे के साथ को अगर हम देखें तो इसी को हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली जो चीज़ आई हुई है, ये आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो आया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी लिख लें, y1 dx प्लस y2 dx फिर प्लस y3 dx, ऐसे आप लिख सकते हैं, और ये yn dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो समीशन है और ये जो समीशन है आपका, वो चाहे तो आप समीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस समीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी लिखा, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देना थोड़ा सा बेटर लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें इस रिस्पेक्ट में, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन DA आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आप DA आपको टोटल है वो मिल जाएगा, और जो वो मिलता है वो आपका क्या होता है, उसको हम A यानी कि एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, dx, और अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आप y dx लिख सकते हैं ये, हाँ इंटीग्रेशन आप, चूंकि ये सब y1 y2 ये सारी वैल्यूज जो है मिलके ये आपको मिल जाएगा, दिस इज एरिया। अब इस एरिया में आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है आपको, एरिया मिलता है, ठीक। तो ये मेरा पूरा बताने का जो पर्पस था वो पर्पस ये था कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, यानी कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे पार्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। आप ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, किसका हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको रिलेशन मिल रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, और प्लस आपका एडिशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन मिल रहा है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जो किया हुआ था, डिफरेंशिएशन में जो किया हुआ था उसमें आपका क्या मिल रहा था, डिफरेंशिएशन में हमको मिल रहा था डिफरेंस प्लस डिवीजन, और इंटीग्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन में हम ये देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन और आपका प्लस एडिशन मिल रहा है, ये है आपका इंटीग्रेशन। अब अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस का रिवर्स क्या होता है, एडिशन, ठीक है, डिफरेंस का रिवर्स हो गया एडिशन, और डिवीजन का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जो डिफरेंशिएशन है उस डिफरेंशिएशन में हमको क्या मिलता है, डिफरेंस प्लस डिवीजन, और इंटीग्रेशन में हमको क्या मिलता है, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम एक दूसरे को रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन
इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस प्लस डिवीजन मिल रहा है और यहाँ पे आपको एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, जिससे ये आसानी से प्रूफ हो जाता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आपका लेते हैं कि इसमें अगर आप लोग देखें तो आप ये जानते हैं कि एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको क्या मिलता है? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3x² मिलता है। ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1 से, ये चीज़ आपको मिलती है। तो अब ये जो चीज़ आपको यहाँ पे आई हुई है ऐसे, ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये इस dx का यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस dx को इधर भेज देते हैं, तो ये आपको मिल गया 30। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे और ये वाली चीज़ यहाँ पे आने के वजह से जो है ये चीज़, अब अगर देखें तो कहने के लिए तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो इसके वजह से एक्स क्यूब होगा, जिसकी वजह से यही जब इधर जाता है तो ये सिंबल बन जाता है और आप इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये सिर्फ एक समझने के लिए आपका है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक बेसिक चीज़ की जब ऐसा होता है तो उस तरीके से जब ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन साइन मिल जाता है ये चीज़। तो हम चूंकि यहाँ dx³ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सीधे सीधे ये जो d होता है इसको आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज के तरीके से समझते हैं ऐसा, और ये आके यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे हमारा ये मिल गया। तो हम ये देख रहे हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x² है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ठीक इसी का उल्टा कह रहे हैं कि 3x² का इंटीग्रेशन क्या है, x³ है। ठीक है, देखिए रिवर्स प्रोसेस, जैसे हमने इसको कह दिया कि 3x² का x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर मिलेगा x³ होगा। 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स हो रहा है, यहाँ x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और यहाँ पे 3x² का इंटीग्रेशन x³, तो दोनों एक दूसरे से रिवर्स वाली बात है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद जो हम लोगों का क्लास रहेगा उस क्लास में हम क्या है, फार्मूले और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जो रिलेटेड फार्मूले हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे, कौन सा डिफरेंशिएशन का फार्मूला था और कैसे वो इंटीग्रेशन के फार्मूले में बदल गया, उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे।